आइए मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं, उपेंद्र पांडे उनका नाम है। उपेंद्र, आप अपना काव्य पाठ करें, सारा सदन उपेंद्र को उतना ही प्यार दे, जोरदार तालियां बजाएं उपेंद्र पांडे। मंदिर में गीता, मेरे संस्कार क्या है कि मंदिर में गीता, आवाज बढ़ा दीजिए, कि मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, और काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा। और गद्दारों नारों में सुन लो, गद्दारों नारों में सुन लो, अफजल को गुरु बताया फिर तो, गद्दारों नारों में सुन लो, अफजल को गुरु बताया फिर तो, सौगंध शहीदों की चुन चुन कर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। क्या बात है, वाह वाह। सौगंध शहीदों की चुन चुन कर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां आदरणीय निवेदित करना चाहते हैं। ये व्यक्तित्व कैसा है अनिल जी, आपके माध्यम से पढ़ना चाहता हूं, और आप लोगों का भी समर्थन चाहूंगा कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। इस उत्सव को महोत्सव में बदलिएगा अगर सच बात कहूं। यह व्यक्तित्व कैसा है कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने का व्रत पाला है। राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने का व्रत पाला है, और सिंहासन पर पांव रखा तो सबकी आंखें धधक उठी, सिंहासन पर पांव रखा तो सबकी आंखें धधक उठी, नजर झुकाकर कोई न देखा पांव में कितना छाला है। क्या बात है, वाह वाह। तो एक बार चाहता हूं, पूरे सदन से चाहता हूं आज हमारे वाह हंसराज जी के सम्मान में जोरदार तालियां। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करूंगा कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे, या भारतवर्ष हमारा है। क्या बात है। गलत तो कमजोर है, पीछे वाला और उठाइएगा कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे, या भारतवर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है, रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। वाह। आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान। बताया गया कि मैं वीर रस की कविताएं लिखता हूं, पत्नी वाला प्रसंग बताया गया, मैं बताना चाहता हूं। हाँ, देश के बड़े कवि हैं, रात में 2 बजे उठकर बोले मुझे नींद नहीं आ रही, अनिल अग्रवंशी जी। हाँ, देश के बड़े कवि हैं, आपके संचालक हैं आज के। रात में 2 बजे उठकर बोले मुझे नींद नहीं आ रही, बगल में भाभी जी लेटी थी, मेरी खिंचाई किए थे ना, बगल में भाभी जी लेटी थी, बोली उठ के बर्तन साफ कर लो। हाँ, लेकिन इनका मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा लगे तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। ऐसी देश के बहुत बड़े कवि नहीं है, 1-1 लाख रुपए लेते हैं। इनके रात में 2 बजे उठकर बोले नींद नहीं आ रही, बगल में भाभी जी लेटी थी, बोली उठ के बर्तन साफ कर ले। इनका जवाब था नींद में ही बोल रहा हूं। तो एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। क्षमा चाहता हूं, मैं वीर रस की कविताएं, ऐसा नहीं है कि मैं श्रृंगार नहीं लिख सकता बाबूजी, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। देश का सबसे हैंडसम कवि मैं हूं, गौरव चौहान के बाद। इसका भी नाश कर दिया था ना। हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि श्रृंगार की कविता क्यों नहीं लिख पाता। हार्डवेयर तो मेरे पास में, सॉफ्टवेयर की कमी है हंसराज जी, सॉफ्टवेयर की कमी है। परसों में एक शादी में गया, मुझे एक लड़की पसंद आई। हाँ, परसों में एक शादी में गया, मैं क्यों श्रृंगार की कविताएं नहीं लिख पाता। परसों में शादी में गया, मुझे लड़की पसंद आई, मैंने 15 मिनट उससे बात की, मेरा टैलेंट था। 15 मिनट बाद पता चला उसी की शादी थी। एक बार बजाइए तो खुल के बजाइए आप लोग। हाँ, एक दुकान के आगे बाबूजी, एक दुकान के आगे लिखा था शादी का सब सामान मिलता है, शादी का सब सामान मिलता है। मैंने पूछ लिया लड़की मिलेगी। हाँ, स्थितियां हो जाती है। मैं सीधे सीधे अपनी बात, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, हमें आज अनिल चौबे जी तक पहुंचना है, अभय निर्भीक तक भी पहुंचना है। तब मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करूंगा कि निगाहें झुकती सजदे में, एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है, निवेदित करना चाहता हूं। बड़े बड़े सम्मान, परमवीर चक्र भी हो चुके हैं, तब कहना चाहता हूं एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि या अभिलाषा क्या हो सकती है कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। क्या बात है, वाह। निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। वाह 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 वाह। तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। वाह। तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। 4 पंक्तियां और
आप लोगों की तालियां भारत को उन बेटों तक पहुंचाना चाहता हूं जो -50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं। तब मैं कहना चाहता हूं आप लोग अनुभूति करके देखिए, हमें जरा सी ठंड लगती है, मलाव जला लेते, हीटर की तरफ भागते। वो भारत के बेटे सियाचिन में और गलवान में -50 डिग्री टेम्परेचर। मैंने कभी एक पंक्ति में कविता हो सकती है, एक पंक्ति में भूमिका रखता हूं कि वो अनुभूति करके देखिए कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। क्या है उनका त्याग समर्पण, जो भारत के बेटे -50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं, कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। एक पंक्ति की कविता प्रवीण भैया, कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए, 25 गरीब ठंड से तब मर गए जब सुबह कंबल बटेगा सोचकर रात से लाइन में खड़े थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो घनत उठाइएगा, वाह। कि नजर की ताप कैसी है जिम सरहद संभाले हैं, नजर की ताप कैसी है जिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी हैं वतन के जो जिगर में आग पाले। नजर की ताप कैसी है, कोलाहल सुनना चाहूंगा कि नजर की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी हैं वतन के जो जिगर में आग पाले हैं, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं। वाह 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 वाह। जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं। समय की अपनी सीमा, एक कविता विशेष। 2016-17 में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। धारा 370 शायद किस लिए हटानी पड़ी, मैं सीधे सीधे भूमिका रखना चाहता हूं। एक रैली निकली थी, गौरव भाई, एक रैली निकली थी अलगाववादियों की तरफ से, मसर्रत आलम जिलानी की तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। आप लोगों को दृश्य याद होगा, आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहती थी, और भारतीय सैनिकों को आदेश नहीं दिया जाता था कि इसका प्रतिकार करें। मैं सीधे सीधे रैली, वो उस घटना से आपने आक्रोश प्रदर्शित करना चाहता हूं। रैली निकलती थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते थे, भारत मुर्दाबाद के नारे लगते थे। कहां? हमारे कश्मीर में। मैं सीधे सीधे पंक्तियां रखता हूं, एक बार तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए कि चाहे जितने भी नारे लगवाओ कश्मीर की घाटी पर, चाहे जितने भी नारे लगवाओ कश्मीर की घाटी पर, आक्रोश देखिएगा कि चाहे जितने भी नारे लगवाओ कश्मीर की घाटी पर और धूर्तता नहीं सहेंगे जिन्ना की परिपाटी पर। क्या बात है, वाह वाह। और आक्रोश बढ़ाता हूं कि चाहे जितने भी नारे लगवाओ कश्मीर की घाटी पर और धूर्तता नहीं सहेंगे जिन्ना की परिपाटी पर। आंख नोच कर खाल खींच लो, गोली मारो छाती पर, आंख नोच कर खाल खींच लो, गोली मारो छाती पर। एक तिरंगा फिर से लहरा दो उस सरहद की माटी पर। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे उपेंद्र। एक तिरंगा फिर से लहरा दो उस सरहद की माटी पर। मसरत और जिलानी तुमको तनिक जरा भी ज्ञान नहीं, मसरत और जिलानी तुमको तनिक जरा भी ज्ञान नहीं। मंगल टोपे सुखदेव भगत की कुर्बानी का भान नहीं। पीछे वाला भी विरोध का स्वर प्रखर कीजिएगा कि मसरत और जिलानी तुमको तनिक जरा भी ज्ञान नहीं। मंगल टोपे सुखदेव भगत की कुर्बानी का भान नहीं। भारत माँ की जय जय कहकर फांसी पर जो झूल गए, पाक परस्ती के चक्कर में बलिदानों को भूल गए। मैं उन वीरों का वंशज हूं, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा, मैं उन वीरों का वंशज हूं, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा, पाकिस्तानी चेलों को मैं बस आतंकी तोलूंगा। क्या बात है, वाह वाह। और टुकड़े टुकड़े नारों से किस्से नहीं बदल जाते। उठाइएगा कि टुकड़े टुकड़े नारों से किस्से नहीं बदल जाते, टुकड़े टुकड़े नारों से किस्से नहीं बदल जाते, कश्मीर पर मिमियाने से हिस्से नहीं। वाह वाह। एक हिमालय से ऊंचा अंबार लगा दो सरहद पर। क्या तेवर होने चाहिए कि टुकड़े टुकड़े नारों से किस्से नहीं बदल जाते, कश्मीर पर मिमियाने से हिस्से नहीं बदल जाते। एक हिमालय से ऊंचा अंबार लगा दो सरहद पर, एक हिमालय से ऊंचा अंबार लगा दो सरहद पर। लाशों पर लाशें बिछवा दो और चढ़ा दो मरघट पर। क्या बात है, वाह वाह। लाशों पर लाशें बिछवा दो और चढ़ा दो मरघट पर। चीते से दर्पण हैं जिनके, भाऊजी वो दृश्य याद होगा आपको जब पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी, भारतीय सेना पर पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी। मैं पंक्तियां देना चाहता हूं, वहां की महबूबा मुफ्ती की सरकार उनका समर्थन कर रही थी पत्थरबाजों का। मैं केवल और केवल दृश्य बनाता हूं कि चीते से दर्पण है जिनके वही निशाना चूक रहे। मैं एक सूचना देना चाहता हूं, जब मैंने ये कविता लिखी अपने दोस्त को सुनाई, उसने ताली नहीं बजाई।
आज सूचना जनहित में जारी है कि जब मैंने कविता लिखी अपने दोस्त को सुनाया, उसने ताली नहीं बजाई। आज उसकी 13वीं परसों कोर्ट में मेरी पेशी है। तो तालियां बजाइए तो खुल के बजाइए आप लोग। हाँ, कि चीते से दर्पण है जिनके वही निशाना चूक रहे। दृश्य बनाता हूं कि चीते से दर्पण है जिनके वही निशाना चूक रहे, भरी सभा फिर चील लुट रहा, भीष पितामह मूक रहे। चीते से दर्पण है जिनके वही निशाना चूक रहे, भरी सभा फिर चील लुट रहा, भीष पितामह मूक रहे। और कुत्तों के सन्मुख शेरों का, श्वानों के सन्मुख शेरों का कैसा ये नतमस्तक यूं, श्वानों के सन्मुख शेरों का कैसा ये नतमस्तक यूं, एक तमाचा सिंहासन के मारा नहीं गया था क्यों। क्या बात है, वाह। और जो भारत के संविधान की बर्बादी पर ना रोए, पहली बार मुहावरा प्रयोग कर रहा हूं उपेंद्र, हाँ, जो भारत के संविधान की बर्बादी पर ना रोए, वो चुल्लू भर के तेजाबों में जाके अपना मुंह धोए। अब मात भारती नहीं सहेगी पत्थरबाजी दंशों को, अब मात भारती नहीं सहेगी पत्थरबाजी दंशों को, आस्तीन के सांप मार दो और सपोले वंशों को। क्या बात है, वाह। और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी कश्मीर की बातें करते, बिल्कुल 1.5 मिनट, एक कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, एक आम आदमी पार्टी के नेता थे प्रशांत भूषण जी, आप लोग जानते होंगे, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता थे प्रशांत भूषण जी, जो अब नहीं रहे, मतलब आम आदमी पार्टी में नहीं रहे। हाँ, लेकिन उनका एक बयान आया था, कश्मीर में जनमत संग्रह कराकर कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। क्या 527 सैनिक कारगिल में इसलिए शहीद हो गए कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए? हेमराज अपनी गर्दन इसलिए कटा गया कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। इसका निर्णय लेने वाले आप कौन होते हैं साहब? मैं आक्रोशित होता हूं, आप लोग भी समर्थन कीजिएगा कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी कश्मीर की बातें करते हैं, मूर्ख जैसी भाषा जिनकी, वो ज्ञानी का दम भरते हैं। आंखों में उन्हें उतार लिया, अब कहता हूं गद्दारों से, आंखों में उन्हें उतार लिया, अब कहता हूं गद्दारों से, सावधान तुम हो जाओ हम कलम के पहरेदारों से। जीभ खींचकर बड़बोलों का, जीभ खींचकर बड़बोलों का मुंह बंद करा भी सकता हूं, ऐसे जिंदा मुर्दों को 100 बार जरा भी सकता हूं। और मैं शान कसीदे, अंतिम बंद पढ़ रहा हूं कि मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पढ़ जाऊंगा। बड़ा प्रबुद्ध मंच है कि एक कवि की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? कवि खुददार होता है। लेकिन मैं उपेंद्र पांडे अपनी खुददारी बेचने निकला हूं। क्षमा कीजिएगा साहब, मैं उपेंद्र पांडे अपनी खुददारी बेचने निकला हूं, लेकिन कीमत क्या लगाऊंगा? आप लोगों का भी समर्थन चाहूंगा, यदि मेरे उचित कीमत लगाई हो। मैं अपनी खुददारी किसे बेचूंगा? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। और कीमत क्या है कि मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पढ़ जाऊंगा। पीछे बहुत कौतूहल हो रहा है कि मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पढ़ जाऊंगा, झाड़ चने पर पड़े जरूरत चढ़ने को चढ़ जाऊंगा। पहली बार प्रयोग देखेंगे कि मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पढ़ जाऊंगा, झाड़ चने पर पड़े जरूरत चढ़ने को चढ़ जाऊंगा, बस इतना सा तुम कर दो तोपे, तैनात करो हथियारों को। सही सही कीमत का आकलन लगाया हो तो समर्थन कीजिएगा कि मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पढ़ जाऊंगा, झाड़ चने पर पड़े जरूरत चढ़ने को चढ़ जाऊंगा, बस इतना सा तुम कर दो तोपे, तैनात करो हथियारों को। सावधान हो जाइए कि बस इतना सा तुम कर दो तोपे, तैनात करो हथियारों को, वंदे मातरम नाचो गाए बांधो उन गद्दारों को। क्या बात है, हाँ उपेंद्र, हाँ। और जब पाकिस्तानी झंडे मांगे उनको भी आजादी दो। अंतिम पंक्ति कि जो पाकिस्तानी झंडे मांगे उनको भी आजादी दो, लाल किले की प्राचीरों पर सुबह शाम बस फांसी दो। क्या बात है, वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उपेंद्र के लिए।